Hello children, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you long questions with answers for the chapter United Nations and its organizations. This is part of my examination practice series. I have already uploaded videos related to map based questions, cartoon based questions, political terms, abbreviations और मैंने 1 मार्क क्वेश्चंस के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं सारे चैप्टर्स के। उसके साथ साथ आप जो मेरे वीडियोस हैं चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, उनके लिंक्स भी मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। इस चैप्टर का भी जो मैंने एक्सप्लेनेशन है पूरी, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो आप वो वीडियोस पहले देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरी सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर आप एग्जामिनेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है kavita.chauhan.9279 kavita.chauhan.9279। सो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। So the first question which I would like to discuss, critically evaluate the difficulties involved in implementing the suggested reforms to reconstruct the United Nations. When we talk about United Nations, so in the chapter we discuss about the objectives, why as like international organizations are being formed. तो जैसे United Nations की हम बात करें तो it was formed after the end of Second World War. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इफेक्टिव होती है as far as the peace and stability at the world level is to be maintained. So United Nations फॉर्म हुआ 1945 में, लेकिन उसके बाद थोड़े जैसे टाइम बीतता गया तो ये एक रियलाइजेशन हुई वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में कि यूनाइटेड नेशंस को कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी, क्योंकि जब 1945 में बनाया गया था तो उस वक्त जो कंडीशन थी वर्ल्ड लेवल पे वो अलग थी, और अब with change in time the issues related to countries started expanding. अब उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड थे यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग में। तो कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 6 क्राइटेरिया फॉर द न्यू मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एज सजेस्टेड आफ्टर 1999। तो जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, दैट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ये सजेस्ट किया गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है उससे रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो जब ये रिफॉर्म सजेस्ट किए गए तो उन रिफॉर्म से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज ऑब्जर्व की गई कि क्यों उन रिफॉर्म्स को, जो सजेस्टेड रिफॉर्म से क्यों पॉसिबल नहीं था उनको इम्प्लीमेंट करना, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो भी सेम पेज पे दिए हुए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आपकी ये जो बुक है, बुक में अगर हम देखें तो जो आपकी ये वाली हेडिंग है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, कि जो भी यूनाइटेड नेशन के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे वो क्या थे, और उन रिफॉर्म्स को क्या पॉसिबल था इम्प्लीमेंट करना, अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम्स थी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। क्लियरली यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यहां से मैं पढ़ना चाहूंगी। इन द ईयर्स सिंस देन द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर न्यू परमानेंट एंड न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अ न्यू मेंबर इट हैज बीन सजेस्टेड शुड बी, क्या क्या होना चाहिए न्यू मेंबर की, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का जो न्यू मेंबर है, अगर किसी को परमानेंट मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। A major economic power, a major military power, a substantial contributor to the UN budget, a big nation in terms of its population, a nation that respects democracy and human rights, a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems and culture. तो जो कंट्री परमानेंट मेंबर बनना चाहती है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो क्या क्या होना चाहिए उसके लिए, एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए वो कंट्री, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, यूएन बजट को, मतलब यूएन के बजट में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन मीन्स अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, और डाइवर्स नेचर होना चाहिए पॉपुलेशन का भी और जो कंट्री का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका भी।
तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे इनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए गए। सेम पेज पे आपके ये आंसर दिया हुआ है, यहीं से आप शुरू करोगे। ये वाला जो पैराग्राफ है मैं एक बार रीड कर देती हूँ। Clearly, each of these criteria has some validity. Government saw advantages in some criteria and disadvantages in others, depending on their interest and aspirations. ये जो disadvantages word है, इसी को आप criticism बोलोगे. Even if they had no desire to be member themselves, countries could see that the criteria were problematic. How big an economic or military power did you have to be to qualify for Security Council membership? कितना आपको मतलब इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर होना है, लेकिन ऐसे कुछ फिक्स नहीं किया गया था कि लेवल क्या होना चाहिए। What level of budget contribution would enable to state to buy its way into the council? कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए बजट में वो कितना होना चाहिए, फिक्स नहीं था। Was a big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो बहुत बार तो उसकी लाइबिलिटी मानी जाती है कि बड़ी पॉपुलेशन होना मीन्स कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक नहीं है कंट्री की तो वो एक लाइबिलिटी है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो ये भी एक क्वेश्चन उठा कि पॉपुलेशन ज्यादा होना एक लाइबिलिटी है या उस कंट्री का एसेट है, मतलब रिसोर्स है उसके लिए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे उठाया गया, इफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वॉज द क्राइटेरिया, countries with excellent records would be in line to be members, but would they be effective as council members? उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन क्या ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियरली उनको मतलब ये उनको क्वालिफाई करता है इस चीज के लिए कि वो जब मेंबर बन जाएंगे तो भी वो इफेक्टिव मेंबर होंगे। मतलब ये वाला पॉइंट तो कोई ये नहीं है ना कि अगर वो मेंबर बन गए कल को तो वहां पे भी वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज को सपोर्ट कर पाएंगे। सो ये थे जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम एरियाज। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको इसी पेज पे मिल जाते हैं, यहां से और यहां से, कहीं से और कुछ आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्टेट इट्स मेन फंक्शन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में ये जो भी एजेंसीज दी हुई हैं, इन एजेंसी में से किसी ना किसी के ऊपर क्वेश्चन आता रहा है, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात करो, WTO की बात करो, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करो, ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करो, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये सारी एक बार पढ़ लेना। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके फंक्शन, इट इज एन NGO दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेन काम है इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन राइट्स, और सारे जो ह्यूमन राइट्स है मतलब लोगों को, ह्यूमंस को जो राइट्स मिलने चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमंस, तो उन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके लिए रिस्पेक्ट प्रमोट करना ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, व्हेन वाज इट सेट अप, हाउ डज इट फंक्शन। WTO क्या है, कब इसको सेटअप किया गया था और इसका मेन फंक्शन क्या है। क्लियर क्वेश्चन है, क्लियर आंसर बुक में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेटअप हुई थी 1995 में, और मेन फंक्शन है, मतलब इसका जो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से काम करती है। सो काम करने का तरीका जो है वो ये है, ऑल डिसीजंस आर टेकन यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है विदाउट एनी अपोजिशन, तो जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बिना किसी अपोजिशन के लिए जाते हैं। ये है आपका मेन क्वेश्चन का आंसर WTO से रिलेटेड। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द 2 बेसिक रिफॉर्म्स ऑफ द UN on which almost everyone agrees। जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन के सामने मैंने आपको ईयर भी लिखा है, जिस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा और इजी हो जाएगा ये रिलेट करना कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी क्लियरली बुक में दिया हुआ है। एक्चुअली अगर आप देखो तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स आप क्लियरली बुक से बना सकते हो, किसी भी तरीके की आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड जो एग्जामिनेशन की होती है, आंसर की होती है जो क्वेश्चन पेपर की, वो भी NCERT बेस्ड होती है। सो 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स, ये जो आपकी हेडिंग है रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर, यहाँ पे क्लियर कट आपके 2 बेसिक रिफॉर्म्स दिए हुए हैं जिसपे सब एग्री करते हैं। ये है 2 बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स फेस द UN। फर्स्ट इज रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस and a review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization।
एक है कि यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस आने चाहिए, और दूसरा है कि जो जिस तरीके के इश्यूज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जुरिस्डिक्शन में, मतलब उसका जो एरिया ऑफ अथॉरिटी है उसके अंदर, उनके ऊपर भी एक रिव्यू होना चाहिए। एंड यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज एग्रीड दैट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म आर नेसेसरी, और यहाँ पे भी यही बोला गया था, ऑन विच ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसका आंसर भी यहाँ से कितना ज्यादा रिलेटेड है। तो अगर एनसीईआरटी से बनाओगे तो फुल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do some countries question the issue of India and inclusion as a permanent member of the UN Security Council? सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो मेन जो एक सामने आई बात वो ये थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें एक्सपेंशन होना चाहिए, कि जितने अभी हैं उससे ज्यादा वो बढ़ने चाहिए। तो जब परमानेंट मेंबरशिप की बात आती है तो इंडिया भी अपने आप को मतलब इंडिया भी चाहता है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो 6 क्राइटेरिया यहाँ पे सजेस्ट किए गए थे न्यू मेंबरशिप के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के एज अ परमानेंट मेंबर, वो सारी क्राइटेरिया पे इंडिया भी पूरा उतरता है। इंडिया के पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन इंडिया की मेंबरशिप को कुछ कंट्रीज क्वेश्चन करती हैं। क्यों करती हैं? पाकिस्तान इज रिलेक्टेड टू सी इंडिया बिकम परमानेंट मेंबर। एक तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान और जो इतनी हमारी हमेशा रिसेंटमेंट रही है रिलेशंस में, उसकी वजह से। सम कंट्रीज आर कंसर्न्ड अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज। कुछ कंट्रीज को इस चीज पे भी एप्रीहेंशन है क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज अपनी प्रूव कर चुका है। सम फील इट्स डिफिकल्टीज विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनइफेक्टिव एज ए परमानेंट मेंबर। कुछ लोगों को लगता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व नहीं कर पाया है, तो फिर वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कैसे इफेक्टिव होगा एज अ परमानेंट मेंबर। इफ इंडिया इज इंक्लूडेड देन ब्राजील, जापान, जर्मनी। कुछ कंट्रीज का ये मानना है कि अगर इंडिया को इंक्लूड किया जाता है तो कुछ और भी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड लेवल पे जो क्वालिफाई करती हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए, जैसे कि ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है, इवन साउथ कोरिया का भी नाम दिया, साउथ अफ्रीका का भी नाम दिया हुआ है। तो ये वाले पॉइंट्स आप इसमें लिखोगे कि क्यों कुछ कंट्रीज क्वेश्चन करती हैं कि इंडिया परमानेंट मेंबर ना बने। नेक्स्ट इज व्हाट इज वीटो पावर, व्हिच मेंबर नेशंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंजॉय दिस एंड व्हाई। वीटो पावर इज द प्रिविलेज व्हिच इज बीइंग गिवन टू द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर के बाद जब सिक्योरिटी काउंसिल एज एन ऑर्गन फॉर्म की गई तो 5 परमानेंट मेंबर बनाए गए, यूएसए, यूएसएसआर, अब यूएसएसआर की जगह रशिया ने ले ली है, तो यूके एंड चाइना एंड फ्रांस, इनको ये वीटो पावर दी गई। वीटो पावर इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के जब भी डिसीजन लिया जाता है तो 5 मेंबर को उसको एग्री करना जरूरी होता है। अदरवाइज इफ नॉट ऑल 5 अग्री देन वन ऑफ द मेंबर इफ इट इज अगेंस्ट द डिसीजन कैन यूज दिस नेगेटिव पावर और वीटो पावर। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि किन किन कंट्रीज को ये दिए गए थे और क्यों दिए गए थे। ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थे इंटरनेशनल लेवल पे, दीज वर द 5 कंट्रीज विच यू कैन से एंजॉयड सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड विद द प्रॉस्पेरस as far as the economic level of other countries was concerned. तो इसलिए इन कंट्रीज को ये प्रिविलेज दिया गया। नेक्स्ट इज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ डू यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर प्रपोजल। इंडिया की मेंबरशिप को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इंडिया को ये मेंबरशिप मिलनी चाहिए? तो बेटा इसका आंसर भी क्लियरली आपको दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये वाला जो आपका टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, इस टॉपिक में आपको पूरे यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। लास्ट पैराग्राफ में मैं पढ़ देती हूँ एक बार। इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन अ रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। फर्स्ट पॉइंट, India is the second most populous country in the world, comprising almost 1/5 of the world population. So population जो वहां पे हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया, इंडिया क्वालिफाई करता है। उसके बाद मोर ओवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वहां पे बोला कि कंट्री को डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। थर्ड इज इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ यूएन। यूएन के मोस्टली ऑल इनिशिएटिव्स में इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड। इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग efforts is a long and substantial one.
Next is the country's economic emergence on the world stage is another factor that perhaps justifies India's claim to a permanent seat in the Security Council. Last point, India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments. So ये 6 points आप ऐड कर सकते हो, क्लियरली बुक में दिए हुए हैं, आप मार्क कर लेना, आराम से आपका आंसर बन जाएगा. Next is mention the two main expectations on the basis of which the UN was formed in 1945. Mention any two organs and agencies each of the UN. ठीक है, यहाँ पे बताना है कि जब यूएनओ को फॉर्म किया गया था तो क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ फॉर्म किया गया था. फर्स्ट इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बनाना. नेक्स्ट वाज इट वाज एम टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड लेवल. सारी कंट्रीज को इकट्ठे लाना ताकि वर्ल्ड लेवल पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके. ये दो मेन एक्सपेक्टेशंस थी. फिर है मेंशन एनी टू ऑर्गन्स, कोई भी दो ऑर्गन्स आप लिख सकते हो, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, और दो एजेंसीज. तो जैसे मैंने बात की आपकी कि जो एजेंसीज के नाम दिए हुए हैं बुक में, आप वो कोई भी दो आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्चुअली मैं बता भी देती हूँ आपको. हाँ, ये वाला जो पेज है आपका एजेंसीज ऑर्गन्स के लिए, आप ये पूरा पेज रेफर कर सकते हो. ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स दिए हुए और इसी के साथ साथ ये एजेंसीज दी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी दो एजेंसीज के नेम यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आया है, जो इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और 2018 में भी आया था, तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को भी. क्या क्या है, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है. There are 5 permanent and 10 non-permanent members. The charter gave the permanent members a privileged position, that is permanence and veto. जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको प्रिविलेज दिए गए. एक था कि वो परमानेंट है, ये प्रिविलेज, और दूसरा था जो उनको वीटो पावर दी गई. नॉन परमानेंट मेंबर्स, इट सर्व्स ओनली फॉर 2 years. नॉन परमानेंट मेंबर्स सिर्फ 2 साल के लिए सर्व करते हैं. एंड दे आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. इस तरीके से उनको इलेक्ट किया जाता है कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट से मेंबर्स वहां पे उस वक्त रहें जब उनको इलेक्ट किया जाता है. तो आप ये वाले पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो. और वीटो पावर मैंने बता दिया आपको, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ये आपके मेन 10 क्वेश्चंस हैं विच आई वुड लाइक यू टू डू फॉर द एग्जामिनेशन प्रैक्टिस. और ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे भी गए हैं, लेकिन इसके अलावा देयर इज वन मोर क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस. वैसे तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इनमें कवर हो गए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11. Though the UN has failed in preventing wars and related miseries, nations prefer its continuation. What makes the UN an indispensable organization? हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएन फॉर्म होने के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई वॉर ही नहीं हुई या कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुए, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी यूएन को चाहती हैं कंट्रीज की यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करे. सो यूएन की जो रेलिवेंस है उसके बारे में आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं इस आंसर को बता देती हूँ. ये जो आपका पेज दिया हुआ है लास्ट वाला, यहीं से आपके पॉइंट बन जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटेंस ऐसे शुरू होता है, द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ. चाहे आप ये बोलो कि यूएन को रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म्स की जरूरत है, फंक्शनिंग को, सब चीजों को जरूरत है, पर और आप बोले इम्परफेक्ट बॉडी भी है, लेकिन अगर यूएन नहीं होगा तो जो हम वर्ल्ड की बात करते हैं इट वुड बी वर्स्ट ऑफ, और खराब होगा. Given the growing connections and links between societies and issues, what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than 7 billion people would live together without an organization. आज की तारीख में जिस तरीके से कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, उसको देखते हुए हम ये विश्वास ही नहीं कर सकते या सोच ही नहीं सकते कि ये जो कंट्रीज हैं या जो 7 बिलियन पीपल यहाँ पे इसमें मेंशन किए हुए हैं कि वो इकट्ठा कैसे रहेंगे अगर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने इश्यूज को डिस्कस करने का. तो यहां से आपके ये पॉइंट्स बन जाते हैं. तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं कहूंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं. और बाकी वैसे तो बेटा देखो सारा चैप्टर पढ़ना ही चाहिए, और आप चैप्टर को भी पैराग्राफ वाइज अगर हेडिंग में डिवाइड कर लेते हो तो क्वेश्चन आप खुद के भी बना सकते हो. आपको किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक की भी जरूरत नहीं होती है.
So this is all for today. I hope you enjoyed the class. Thank you so much and stay tuned.